नमस्ते इंडिया, आपका हमारे YouTube चैनल तथास्तु सनातन में स्वागत है। मैं रवि आज आपसे यदि चीन अमेरिका को झुकने पर मजबूर कर सकता है तो भारत क्यों नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं। 1998-99 में जब भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे तो अमेरिका विधवा विलाप करने लगा कि भारत अशांति फैलाना चाहता है और भारत पर उसने आर्थिक पाबंदी लगा दी। अब गौर करने वाली बात यह है कि हमने 5 परमाणु परीक्षण किए और हम पर आर्थिक पाबंदी लगा दी गई, जबकि अमेरिका ने 1047 परमाणु परीक्षण किए हैं। तो हमने अगर 5 परमाणु परीक्षण करें और अमेरिका ने हम पर आर्थिक पाबंदी लगाई तो भारत को भी उस पर आर्थिक पाबंदी क्यों नहीं लगानी चाहिए थी, क्योंकि अमेरिका ने तो 1047 परमाणु परीक्षण किए हैं और उसने केवल परीक्षण ही नहीं किए बल्कि अणु बम भी बनाए हैं। और कितने अणु बम बनाए हैं? 20,000। और इसलिए भी अमेरिका पर आर्थिक पाबंदी होनी चाहिए कि उसने केवल अणु बम बनाए ही नहीं हैं बल्कि दूसरे देशों पर अणु बम गिराए भी हैं। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा पर गिराया और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया। लाखों जापानी मारे गए। बम गिराने का सिलसिला यहाँ खत्म नहीं हुआ। 1960 में अमेरिका ने वियतनाम पर बम गिराए, लाखों वियतनामी मर गए। फिर 1970 में कोरिया के ऊपर बम गिराए, कितने ही लोग वहाँ मर गए। 1980 में ईरान इराक के ऊपर बम गिराए और फिर 1990 में केवल इराक पर बम गिराए और 80 लाख इराकी उसमें मारे गए। फिर एक दिन अफगानिस्तान पर बम गिराए, एक दिन सूडान पर बम गिराए और किसी दिन भारत पर भी गिरा देगा, कोई भरोसा नहीं है इसका। इसलिए अगर अमेरिका ने भारत पर आर्थिक पाबंदी लगाई तो भारत को भी अमेरिका पर आर्थिक पाबंदी लगानी चाहिए थी। इससे अमेरिका 2 मिनट में सीधा हो जाता, क्योंकि अमेरिका में सिर्फ एक ही चीज़ है जिसकी सबसे ज़्यादा पूजा होती है, वो है डॉलर। जिस दिन अमेरिका को भारत के कारण डॉलर का नुकसान होना शुरू हो गया उसी दिन अमेरिकी सरकार 2 मिनट में सरेंडर कर देगी। अमेरिका सिर्फ कागजी शेर है, कोई खास दम नहीं है इसमें। चीन वाले अक्सर अमेरिका से सरेंडर करवा लेते हैं सिर्फ $1 की धमकी पर। चीन की सरकार क्या करती है कि जो चीन से डॉलर अमेरिका जाता है उस पर पाबंदी लगा देती है। 2 मिनट में अमेरिका का राष्ट्रपति सीधा हो जाता है और दौरा करना शुरू कर देता है चीन में समझौता करने के लिए। कुछ वर्ष पहले बिल क्लिंटन गया था चीन, पूरे 1000 लोगों को लेकर, जैसे दूल्हे की बारात जाती है। आप पूछेंगे क्या करने गया था? दरअसल हुआ ये था कि चीन की सरकार ने एक कानून बना दिया था। वो कानून ये था कि कोई भी अमेरिकी कंपनी चीन आएगी, पूंजी निवेश करेगी वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अमेरिका की कंपनी चीन से पूंजी ले जाएगी उस पर पाबंदी है। तो वो कहते हैं कि ले आओ पैसा, लगा दो हमारे देश में, पर वापस ले जाने पर पाबंदी है। और दूसरा कानून ये बना दिया, मान लो अमेरिका की किसी कंपनी ने चीन में $1 अरब का मुनाफा कमाया और उसे चीन से अमेरिका ले जाने की कोशिश करेगी, तो उसके लिए कानून ये है कि पहले आप चीन का $1 अरब का माल अमेरिका ले जाइए, उसे वहाँ बेचकर आइए, फिर $1 अरब चीन से अमेरिका ले जाइए। और जिस दिन चीन ने कानून बनाया, अमेरिका की पैंट ढीली हो गई। रोज़ समझौता करने बिल क्लिंटन वहाँ पहुँच जाता था। पहले अमेरिका ने कोशिश की चीन के राष्ट्रपति को अपने देश में बुला लें, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि हमको ज़रूरत नहीं है, आपको आना हो तो आइए झक मार के। और ये बिल क्लिंटन जो अक्सर कहता था चीन बहुत अत्याचारी देश है, वहाँ लोकतंत्र नहीं है, ऐसा है वैसा है। हैनान चौक पर एक बार कुछ हत्याकांड हुआ, कुछ युवकों को मार दिया गया था, तब से अमेरिका ने चीन को ब्लैकलिस्ट किया हुआ था। चीन ने उसी हैनान चौक पर लाकर खड़ा कर दिया बिल क्लिंटन को और कहा झुक के सलाम करो, और बिल क्लिंटन को सलाम ठोकना पड़ा वहाँ। और ऐसे ही जो चीनी सरकार कहती गई बिल क्लिंटन करता गया। और ये शायद मेरी भी एक बात ये लोग मान लेंगे और चीन से डॉलर आना शुरू हो जाएगा। और अंत में चीन ने कहा कि हवाई जहाज में बैठिए और चले जाइए यहाँ से। और इतने अपमानजनक तरीके से बिल क्लिंटन अमेरिका पहुंचा, उसकी अपनी पार्टी के लोगों ने उसकी आलोचना की कि लेकर आए चीन से, क्या लेकर आए चीन से। तो मेरा मानना ये था कि अगर अमेरिका की बाजू मचोड़ना हमने शुरू कर दिया तो ये हमारे आगे भी सरेंडर कर देता है। लेकिन अगर इसकी गीदड़ धमकी में आकर हमने सरेंडर किया तो ये हमको खा जाएगा। उसके लिए रास्ता है कि अगर चीन से डॉलर अमेरिका नहीं जाएगा तो भारत से भी डॉलर अमेरिका नहीं जाएगा। भारत सरकार को भी ये कानून बनाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि खुद कुछ नहीं किया। अमेरिका जैसे ही भारत पर आर्थिक पाबंदी लगाई थी उसके तुरंत बाद ही पूरा ड्राफ्ट बनाकर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को भेजा था कि किस तरह हम अमेरिका की बड़ी कंपनियां कोका कोला, पेप्सी, IBM, कोलगेट, P&G, जॉनसन एंड जॉनसन आदि कंपनियां और इसके साथ साथ अमेरिकी बैंक, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड आदि को भगाएं तो हमारा तो कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। वहाँ से केवल $200 करोड़ आना बंद हो जाएगा, जबकि हमारा हजारों करोड़ रुपया वहाँ जाना रुक जाएगा और अमेरिका 2 मिनट में सीधा हो जाएगा। लेकिन अटल सरकार ने कुछ नहीं किया।
मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि इस सरकार में 3 ऐसे बड़े बड़े मंत्री हैं जिन्होंने एक समय में कोका कोला को भगाया था, IBM को भगाया था 1977 में। 1977 में मुरारजी भाई प्रधानमंत्री बने थे और उस सरकार में श्री अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने थे। उस सरकार में जॉर्ज फर्नांडिस उद्योग मंत्री बने थे और लाल कृष्ण आडवाणी सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने थे। और उस सरकार ने मात्र 24 घंटे के अंदर कोका कोला को नोटिस दिया था कि या तो आप 24 घंटे के अंदर भारत छोड़ दो वरना आपकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। और 24 घंटे के अंदर कोका कोला भागा, उसके पीछे पीछे IBM कंपनी भागी, ऐसे ही और कंपनी भागने वाली थी कि दुर्भाग्य से सरकार गिर गई। तो मुझे उम्मीद थी कि जिन लोगों ने 1977 में कोका कोला को भगाया था, जब वे दोबारा मंत्री बनेंगे तो फिर यही कार्य करेंगे। लेकिन सरकार आई और चली गई, ना तो कोका कोला भागी ना ही अन्य कंपनियां। सबसे ज़्यादा तो तकलीफ़ की बात थी कि वो ये कि अटल बिहारी वाजपेयी 1977 में विदेश मंत्री बने थे, वो 1999 में प्रधानमंत्री बने। जो लाल कृष्ण आडवाणी पहले सूचना और प्रसारण मंत्री थे, 1999 में गृह मंत्री बने। जो जॉर्ज फर्नांडिस 1977 में उद्योग मंत्री थे, 1999 में रक्षा मंत्री बने। अर्थात तीनों मंत्रियों का ही प्रमोशन हुआ था और तीनों ही की ही ताकत पहले से ज़्यादा बढ़ी है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ये तीनों ही मंत्रालय 1, 2, 3 नंबर के होते हैं। तो 1, 2, 3 नंबर पर तीनों वो लोग थे जिन्होंने एक ज़माने में कोका कोला को भगाया, लेकिन बाद में उनके ज़माने में ही कोका कोला गांव बिका। सबसे ज़्यादा अफसोस की बात तो ये है। और इससे यही नतीजा निकलता है कि सत्ता के अंदर जाकर चरित्रहीनता कैसे पनपती है, उसका ये सबसे बड़ा उदाहरण है। सत्ता के अंदर जाकर सिद्धांतों की कैसे फेंक दिया जाता है, सत्ता के अंदर जाकर सिद्धांतों को कैसे बलि चढ़ा दिया जाता है, उसका ये सबसे बड़ा नंगा उदाहरण है इस देश में। लेकिन मित्रों, आज इतिहास फिर दोहरा रहा है। आज मोदी प्रधानमंत्री है और 337 सीटें पूर्ण बहुमत भाजपा के पास है। कोई गठबंधन की मजबूरी नहीं, लेकिन आज भी कोका कोला गांव बिक रहा है। प्रधानमंत्री हर क्षेत्र में FDI बुला रहे हैं। आप ही तय करें आपको क्या करना है चाहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।